लेट्स क्रैक इट विथ अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसमें कि आप सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें अभी और मेरा कोड यूज करें हरदयाल कुशवा, जिसमें कि आपको 10% का सीधा डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी पर प्राइस हाइक होने वाले हैं एमपीपीएससी वापम्स की कैटेगरी के, तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं फटाफट इसमें सब्सक्रिप्शन ले लें। 5,000, 9,000, 11,000 और 16,000। और ये प्राइस हाइक का लास्ट डे है 8 सितंबर, तो इससे पहले कि ये प्राइस हाइक हो फटाफट ज्वाइन कर लें, जिसमें कि आप कोड इस्तेमाल कीजिए मेरा हरदयाल कुशवा, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट सीधा मिलेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स की तैयारी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर कम कीमत पर कर पाएंगे। अनअकैडमी पर अभी नया अनाउंसमेंट, बूस्ट योर एमपीपीएससी टेस्ट प्रिपरेशंस विद दीज ऑफर, जिसमें कि 24 महीने में आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है और 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पर आपको 3 महीने का फ्री मिल रहा है। अनअकैडमी पर फ्री में आपको लिमिटेड ही कंटेंट मिलता है, लेकिन प्लस में आपको कंप्लीट कंटेंट मिलता है, जिसमें कि आपको पूरा सिलेबस, मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और एमपीपीएससी प्री और मेंस की पूरी तैयारी और 2000 से अधिक क्वेश्चंस की कवरिंग की जाती है, जो कि आपको पूरा अनलिमिटेड मिलता है प्लस में। तो वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट यू विल सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि आपको पूरा एग्जाम की तैयारी की जाती है और साथ में मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि है हरदयाल कुशवा कैपिटल लेटर में। बेनिफिट सब्सक्रिप्शंस के, जिसमें कि आप अपनी टीचर मनपसंद टीचर से पढ़ सकते हैं। स्ट्रक्चर लर्निंग होती है यहाँ पर, सभी बैच कोर्स अलग अलग एग्जाम्स के यहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं। यहाँ पर आपको डाउट क्लियरिंग मिलती है, पोल कमेंट्स क्विज के द्वारा आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन में सभी एजुकेटर से सिंगल कैटेगरी के, जिसमें कि आप पढ़ाई कर सकते हैं उनके द्वारा। वीडियो को ऑफलाइन देख सकते हैं डाउनलोड करके और पीडीएफ भी यहाँ पर डाउनलोड करके आप रिविजन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट 2020-21 का हर संडे कंडक्ट हो रहा है, जिसमें कि आप अप टू 50% डिस्काउंट मिलेगा टॉप 100 रैंक होल्डर्स को, जो कि सुबह 10 बजे होता है और रात में 8 बजे हर संडे कंडक्ट किया जाता है। अनअकैडमी पर एमपीपीएससी मेंस का मॉक टेस्ट की सीरीज विथ एनालिसिस सेशन चलती है। एमपीपीएससी एमपीजी के ब्रह्मास्त्र के नाम से ये कंटेंट चलता है, जिसमें कि वीकली रिवीजन टेस्ट सीरीज कंडक्ट हो रही है। डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज, जो कि मंडे टू फ्राइडे 20 करंट अफेयर्स के साथ में कंटिन्यू चल रही है, तो इसमें भी आप ज्वाइन करके करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। गुरु मार्गदर्शन डेली फ्री मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें कि आप पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट की सीरीज साथ में तैयारी कर सकते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स T20 का सी सेट की प्रैक्टिस तैयारी, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं हर संडे। फाउंडेशन बैच कोर्स, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी यहाँ पर आंसर राइटिंग के साथ में की जा रही है, जो कि 8 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि एमपी के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी, साथ में डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन रहेंगे और इसमें आपको पीडीएफ भी हर कोर्स हर टॉपिक की मिलेगी। तो तुरंत ज्वाइन करें। मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवा, जो कि नीचे लिखा हुआ है, उसको लगाना है आपको, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मिशन एमपीपीएससी 2020 की 2 साल का फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के लिए आंसर राइटिंग के साथ में हिंदी मीडियम के लिए किया जा रहा है, तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट ज्वाइन करें। 8 सितंबर से ये स्टार्ट होगा। प्लस में आपको भरपूर तैयारी करने को मिलेगी, पूरे 2 साल का है, यानी कि जो मिशन 2022 का एमपीपीएससी है उसके लिए ये पूरी तैयारी यहाँ पर आपको करने को मिलेगी। लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के द्वारा आप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा कोड लगाना नहीं भूलिएगा हरदयाल कुशवा, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। टारगेटेड एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 की जीएस की तैयारी एमपीपीएससी वापम्स की कैटेगरी में की जा रही है। 75 डेज का कोर्स है, जो कि अभी 2020-21 का जो एमपीपीएससी होने वाला है 9 सितंबर से ये बैच चालू होने वाला है, तो ज्वाइन करें प्लस को और भरपूर तैयारी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो बैच अगस्त में स्टार्ट हुए हैं उनका भी एक्सेस आपको पूरा मिलेगा, और जो बैच सितंबर में स्टार्ट हो चुके हैं और जो होने वाले हैं और साथ में आगे कंप्लीट पूरे महीने में होंगे, उन सभी का एक्सेस आपको मिलेगा अगर आप प्लस की यूजर्स बनेंगे, और सारे बैच से आप भरपूर सभी एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पर कर पाएंगे। अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन के वेरिएशन 1 महीने से लेकर 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के हैं, तो इसमें आप ज्वाइन करके मेरा रेफरल कोड डालिएगा आप, जो कि कोड है सामने हरदयाल कुशवा, इसको आपको लगाना है। लगाने के बाद में प्रोसीड टू पे का बटन जैसे क्लिक करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट। उसके बाद में आप प्लस की यूजर्स बनकर सभी एग्जाम्स की तैयारी यहाँ से भरपूर तरीके से कर पाएंगे। 10% का डिस्काउंट आपको मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवा लगाने पर सीधे मिलेगा। अनअकैडमी का नया फीचर लाइव क्विज, जिसमें कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट, टेस्ट सीरीज कंडक्ट होती है यहाँ पे, जिसमें कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनअकैडमी पर वर्चुअल्स नाम की मैगजीन, जो कि 15 दिन का करंट अफेयर की मैगजीन है, और ये प्लस की यूजर्स के लिए अवेलेबल होगी, जिसमें कि आप प्लस के
सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में इस मैगजीन को एक्सेस कर करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी पर लाइव क्लास फीचर्स, पीडीएफ, नोट्स भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं हर टॉपिक के, टॉपिक वाइज पूरे कोर्सेज में। लाइव क्लास में आप एमसीक्यूज के माध्यम से अपने क्वेश्चंस की, अपने एग्जाम्स की तैयारी चेक कर सकते हैं, जिसमें कि पोल में पार्टिसिपेट कर एबीसीडी में आपको आंसर देना है और अपने एग्जाम की भरपूर तैयारी यहाँ पर आप कर पाएंगे। सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर होते हैं, जिसमें कि आपको सारे डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन चलते हैं और हर सब्जेक्ट पर आपके डाउट यहाँ पर क्लियर होते हैं। अनअकैडमी पर वीकली और मेगा क्विज भी कंडक्ट होती है, जिसमें कि पार्टिसिपेट करके आप एग्जाम्स के लेवल को यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन, पूरी तैयारी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो अभी सब्सक्राइब करें और प्लस की यूजर्स बनकर भरपूर तैयारी कर सकते हैं एमपीपीएससी और व्यापम्स के सभी एग्जाम्स की। तो लेट्स क्रैक इट। और मेरा कोड लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जो कि हरदयाल कुशवाहा आपको यहाँ पर दिख रहा है, जिसको लगाकर आप 10% का डिस्काउंट सीधे पाएंगे। सो लेट्स क्रैक इट विद द अनअकैडमी। अब चलते हैं हम, कितने 9 राज्य तो यहाँ पर क्लियर हो गए। 9 राज्य के बाद में अब अगली जो है वो है 4 यूनियन टेरिटरी। 4 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, वो कौन कौन से हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से आ गए इसमें? दादरा नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को क्लैप किया गया है। ध्यान रखिएगा, पहले ये दोनों अलग अलग थे। यूनियन टेरिटरी पहले कितनी थी? अगर हम 2019 में दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, 370 धारा हटाई गई, ठीक है ना, केंद्र सरकार के द्वारा 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो वो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे? तो वो हैं अपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो अगर इनको पहले के केंद्र शासित प्रदेश से मिला लिया जाए तो पहले कितने थे? 7 थे। 7 में 2 मिला लिया जाए तो टोटल कितने हो गए? 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन इसमें दादरा नगर हवेली और दमन दीव जो दोनों की अलग अलग थे, इनको एक साथ मर्ज कर दिया गया है। तो मर्ज होने के बाद में ये एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है, दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश बना लिए गए। तो जब से ये दो एक बने तो इनकी जो तट की लंबाई है वो कितनी है ये समझ लेते हैं, याद कर लीजिएगा। और ये कहां पर है? दमन दीव बिल्कुल यहाँ पर लगे हुए पास में, यहाँ इस क्षेत्र में, इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर है इसकी केंद्र शासित प्रदेश, इसकी जो लंबाई है टोटल 42.5 किलोमीटर। नाम याद कर लीजिएगा क्या? दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ठीक है ना, दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव, ठीक है ना। इसकी लंबाई कितनी है? 42 किलोमीटर। दादरा नगर हवेली, ठीक है ना, आगे नहीं लिख रहा हूं, एंड दमन दीव, इनकी लंबाई जो है वो है 42 किलोमीटर। कितनी? 42 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। अगला जो आता है वो आता है लक्षद्वीप, जो कि भारत के अरब सागर में, छोटा सा पॉइंट दिख रहा है आपको, ये जो मैंने बनाया गोल घेरा, लक्षद्वीप, जो कि प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसको प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? प्रवाल भित्तियों से इसका निर्माण हुआ है, लाखों वर्ष लगे इसको निर्माण होने में। और ये लक्षद्वीप है जो कि भारत के अरब सागर में है, अरब सागर में स्थित है। भारत के पश्चिम में अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप। और इसकी जो तटीय लंबाई है वो कितनी है? इसकी तटीय लंबाई कितनी है? ये है लक्षद्वीप, इसकी तटीय लंबाई है टोटल 132 किलोमीटर। कितनी है ये? 132 किलोमीटर की लंबाई लक्षद्वीप की है, जो कि प्रवाल भित्तियों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, भारत के अरब सागर में पश्चिम में स्थित है। अगला जो आ गया वो आ गया पुडुचेरी। कौन सा? पुडुचेरी, जो कि यूनियन टेरिटरी है। पुडुचेरी जो कि इसमें 3 राज्यों में यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना, स्थित है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? पुडुचेरी, एक तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटक और तीसरा केरल, ठीक है ना। या फिर मैं सही बता रहा हूं तो ठीक है ना, हो सकता है इसमें आंध्र प्रदेश भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को,
ठीक है ना, 3 राज्यों में घिरा हुआ है यूनियन टेरिटरी, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, इसको मैं यहाँ पर अलग से पॉइंट आउट कर देता हूँ। पदुचेरी, ठीक है, पदुचेरी, इसकी जो लंबाई है वो टोटल है कितनी, 30 किलोमीटर। मैंने 3 यूनियन टेरिटरी बता दिया आपको। पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा है, दमन दीप, दादरा नगर हवेली और दमन दीप, दूसरा है लक्षद्वीप, और तीसरा हो गया पुदुचेरी। अब आखिरी टोटल कितने, 4 यूनियन टेरिटरी जो कि बॉर्डर बनाते हैं। तो आखिरी कौन सा है, आखिरी है अंडमान निकोबार, ये वाला जो हिस्सा आता है, ये जो बॉर्डर बनती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि बंगाल की खाड़ी में घिरा हुआ है। इसकी जो सीमा है ये काफी लंबे क्षेत्र में घिरा हुआ है। इसकी जो लंबी सीमा है, क्योंकि ये क्या है, पूरा का पूरा लैंड पूरी तरफ से, चारों तरफ से क्या, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसी तरीके से दमन द्वीप भी चारों तरफ से समुद्र से है। तो इसकी जो सीमा है, इसकी जो सीमा है इंडियन टेरिटरी की, ये ज्यादा है। ठीक है, ये कितनी है, 1962 किलोमीटर, 1962 किलोमीटर बनती है, ठीक है ना। और ये है अंडमान निकोबार। तो इससे अपन को क्या पता पड़ता है, 9 राज्यों में सबसे अधिक सीमा गुजरात बनाता है, और सबसे कम कौन सा बनाता है, गोवा। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी में सबसे अधिक अगर सीमा कुछ बनाता है तो वो बनाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे कम सीमा कौन बनाता है, सबसे कम सीमा बनाने वाला है अपना पदुचेरी। पदुचेरी की सीमा सबसे कम, और सबसे अधिक यूनियन टेरिटरी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। यहां तक क्लियर हो गया आपको, यहां तक क्लियर है। दमन दीप और दादरा नगर हवेली, अगर हम इसके बारे में बात करें, दमन दीप और नागरा, दमन दीप और दादरा नगर हवेली, इनको एक साथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें, जो कि मैं अभी बीच में बता रहा था। दमन दीप, दमन दीप तथा और दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, इन दोनों को मर्ज किया गया था। जो मैंने आपको बताया था, ये कब किया गया था, ये क्वेश्चन बन सकता है, इस पे डेट पूछी जा सकती है, इसको कब मर्ज किया गया था। और मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। तो वो कब किया गया था, तो वो किया गया था 26 जनवरी 2020 को। कब, 26 जनवरी 2020 को इसको मर्ज कर लिया गया था। ठीक है, इनको मर्ज कर एक यूनियन टेरिटरी बना ली गई थी। डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को एक साथ मर्ज करके इनका विलय हो गया था, एक ही यूनियन टेरिटरी को बनाया गया था। ये डेट याद रखिएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, ये तो मैंने आपको बता दिया। सबसे अधिक गोवा की, सबसे अधिक गुजरात, और सबसे कम राज्यों में गोवा की सबसे कम लंबाई, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है क्या, टेरोटेरियल सी। कौन सा, टेरोटेरियल सी, यानी कि क्षेत्रीय सागर। क्षेत्रीय सागर के नाम पर क्वेश्चन बनता है, ये याद रखिएगा। क्षेत्रीय सागर की दूरी, क्षेत्रीय सागर की दूरी, आधार रेखा, आधार रेखा कौन सी कहलाती है इसमें, आधार रेखा किसको कहा जाता है, किसी भी देश की प्रादेशिक, किसी भी देश के प्रदेश में
किसी भी देश के जो प्रदेश है, प्रदेश मतलब स्टेट, किसी भी देश की प्रादेशिक जल क्षेत्र का जो क्षेत्रीय सागर कहला होता है, ठीक है ना, उसे क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। किसको? किसी भी देश की प्रादेशिक जल क्षेत्र का जो क्षेत्रीय सागर है, ठीक है ना, किसी भी प्रदेश का, किसी भी देश का प्रादेशिक जल क्षेत्र को, किसी भी देश के प्रदेश में, ये प्रदेश अलग अलग है, गुजरात, ठीक है ना, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जितने भी स्टेट लगे हुए हैं, इनकी जो सीमाएं अलग अलग, उनको जो बोलते हैं, उनको क्षेत्रीय सागर, यानी कि अपने अपने क्षेत्र के सागर के रूप में जाना जाता है। तो गुजरात का अपना खुद का क्षेत्रीय सागर है, महाराष्ट्र का अपना खुद का क्षेत्रीय सागर कहलाएगा उसकी बॉर्डर का, इसी तरीके से कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश, केरल का, तो सभी की अपने अपने क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारित हैं, जिससे कि उनकी क्षेत्र की जो सरकार है उसका उस पर अधिकार रहता है, ठीक है ना। गुजरात का अलग रहेगा, महाराष्ट्र का अलग रहेगा, तो अलग अलग वहां की खुद की सरकारें होगी, उनका उस पर अधिकार होता है और वो वहां पर अपने तरीके से उसको हैंडल करते हैं। और इसमें एक चीज और होती है, एक आधार रेखा होती है। क्या होती है? बेस लाइन, क्या बोलते हैं उसको? बेस लाइन। एक तो क्षेत्रीय सागर कहलाता है और दूसरा कहलाता है बेस लाइन। बेस लाइन किसको कहते हैं? बेस लाइन उसको कहते हैं प्रदेश में किसी भी राज्य की जो सीमाएं होती हैं, उसकी जो अंतः स्थली होती है, अंदर का जो भूभाग होता है, ठीक है ना, उस सागर से निकलने वाले भाग, ठीक है ना, अंदर की भूभाग से निकलने वाला जो राग होता है, क्षेत्र होता है, यानी कि अंतः स्थली, यानी कि समुद्र के अंदर की जो स्थल होते हैं, समुद्र के अंदर का जो छिछली भाग कहलाता है, जिसको कि अंतः स्थली कहा जाता है। अंतः स्थली से निकलने वाले भाग से, ठीक है ना, निकलने वाली भाग से मिलने वाली जो सीधी रेखा होती है, जो यहाँ से बिल्कुल सीधी रेखा जो मिलती है, उसको बोलते हैं आधार रेखा। यानी कि हर राज्य की अपनी अपनी एक आधार रेखा होगी और हर राज्य का अपना अपना एक क्षेत्रीय सागर होगा, ठीक है ना, जिसपे कि वो अपने अपने तरीके से अपनी सीमा का निर्धारण करते हैं और उस पर अपना, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, अपना खुद की पावर का, अपनी खुद की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वहां से, ठीक है ना, अपना प्रशासन चलाते हैं, ठीक है। अगर हम क्षेत्रीय, अभी मैंने क्षेत्रीय सागर के बारे में बताया, क्षेत्रीय सागर हर प्रदेश का अलग अलग होता है, ठीक है ना, मतलब हर क्षेत्र की अपनी सीमाएं निर्धारित है और उनका खुद का जो क्षेत्र होता है उसको क्षेत्रीय सागर कहते हैं। अगर हम क्षेत्रीय सागर की बात करें तो क्षेत्रीय सागर की जो दूरी है, क्षेत्रीय सागर की दूरी है वो आधार रेखा से, आधार रेखा क्या बताया? हर क्षेत्र की अंतर स्थल की जो निकला हुआ भूभाग होता है। समझ में आ रहा है जो बता रहा हूँ आपको? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? मैंने जो आधार रेखा बताया, आधार रेखा के बारे में क्लियर हो गया? आधार रेखा क्या होता है? अंतः स्थल, समुद्र के अंदर की जो अंतः स्थली है, वहां से जो भाग निकला हुआ होता है उसको आधार रेखा कहा जाता है। और प्रदेश का अपना अपना एक क्षेत्रीय सागर होता है। तो यहाँ पर हर प्रदेश का की जो आधार रेखा होती है और उसकी जो क्षेत्रीय सागर की दूरी होती है वो कितनी होती है? 12 नॉटिकल मील, जिसको बोलते हैं 12 समुद्री मील। कितनी होती है? 12 समुद्री मील बोलते हैं, या फिर नॉटिकल मील। समुद्री मील होती है दूरी, ठीक है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा के सागर, ठीक है ना, आधार रेखा के सागर की ओर नापी जाती है। आधार रेखा के सागर यानी कि अगर हम यहां से नापेंगे तो आधार रेखा का सागर जहां तक पहुंचेगा वहां तक की दूरी होती है, जिसको बोलते हैं 12 नॉटिकल मील या फिर 12 समुद्री मील दूरी। समुद्र की दूरी को नॉटिकल यूनिट से नापा जाता है, तो नॉटिकल माइल्स बोलते हैं। तो 12 समुद्री दूरी जो होती है वो, ठीक है ना, वो नापी जाती है, जो कि क्षेत्रीय सागर की जो दूरी होती है वहां तक के आधार को मानते हुए इसको नापी जाती है, ठीक है। और जो दूरी मैंने आपको बताई, 12 नॉटिकल मील, ये 12 नॉटिकल मील की जो दूरी है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस पर जो अधिकार होता है पूरे विश्व में, जो इसकी तट रेखा है 12 नॉटिकल मील की,
उसमें भारत का अधिकार होता है, यानी कि भारत इससे अपना राजस्व वसूलता है। अगर किसी भी दूसरे देश की कोई भी अगर यहाँ पर, ठीक है ना, क्रियाएं होती हैं तो उसमें इसका अधिकार भारत हस्तक्षेप कर सकता है। भारत इसको पूरी तरीके से उपयोग करता है और भारत का पूरा अधिकार होता है 12 नॉटिकल मील तक। ठीक है, याद रखिएगा कहां तक होता है, 12 नॉटिकल मील तक भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। यानी कि स्थलीय भूमि तो है ही है, साथ में समुद्र से लगी हुई 12 नॉटिकल मील की दूरी भी तक भी भारत का अधिकार होता है, जहाँ पे कि भारत अपना उपयोग कर सकता है किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है का समीप स्थल मंडल। कौन सा अगला जो पॉइंट है वो है समीप स्थल मंडल, बोलते हैं इसको समीप स्थल मंडल, या फिर इसको बोलते हैं कंटोजियस जोन। क्या बोलते हैं, कॉन्टिजियस जोन। अरे वाह, बहुत जल्दी आ गए गौरव, वेरी गुड, वेरी गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी बताया करो यार। क्या बोलते हैं, कॉन्टिजियस कॉन्टिजियस जोन के नाम से जानते हैं। एज इज ऑलवेज गौरव लेट हो गए हैं जैसे कि पहले होते हैं, ठीक है ना। समीप स्थल मंडल बोलते हैं या फिर कॉन्टिजियस जोन, ये नाम याद रख लीजिएगा। एक और पॉइंट होता है, इसका जो विस्तार होता है, एक तो मैंने ये आधार भूमि से आपकी दूरी बता दी जो कि 12 नॉटिकल माइल होती है। अगला पॉइंट जो होता है उसको कहते हैं समीप स्थल मंडल। इसकी जो दूरी होती है वो आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल होती है। कितनी होती है, 24 नॉटिकल माइल। 24 समुद्री दूरी या फिर 24 नॉटिकल माइल होती है। 24 समुद्री मील की दूरी या फिर 24 नॉटिकल माइल होती है। और ये 24 नॉटिकल माइल तक भारत किसी भी अन्य देश का कोई अगर जहाज इसकी क्षेत्र में प्रवेश करता है, 24 नॉटिकल माइल तक अगर प्रवेश करता है तो वो भारत यहाँ पर सीमा शुल्क वसूलता है। क्या वसूलता है, सीमा शुल्क वसूलता है। अगर किसी भी दूसरे देश का जहाज शिप अगर वो यहाँ पर प्रवेश कर रहा है और जिसकी सीमा है 24 समुद्री मील या फिर 24 नॉटिकल माइल, तो वहां पर भारत का पूरा अधिकार होता है कि वो उस समुद्री सीमा में प्रवेश किया हुआ जहाज या फिर जो भी वहां पर इंटरवेयर कर रहा है दूसरा देश, तो वहां पर सीमा शुल्क बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप आम भाषा में टोल टैक्स। ठीक है ना, तो वहां की क्षेत्र की जो सीमा का शुल्क है, आपने हमारे देश की सीमा में प्रवेश किया है, लाइए पैसा दीजिए आप। ठीक है, उन सीमा शुल्क, देखिए सीमा शुल्क भारत अपना खुद का आधार तय करता है। ठीक है ना, कि यहाँ पे सीमा शुल्क इतना वसूला जाएगा, तो वो उसके आधार पर सीमा किसी भी करेंसी में ले सकता है। वो वहां के देश वाले अपनी करेंसी में देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर सीमा शुल्क तय किया, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ 1000 रुपए, तो 1000 रुपए अगर उनकी करेंसी में कितना होगा, उनको उतना यहाँ पर पेमेंट करना है। ठीक है ना, 1000 मैंने एक एग्जांपल बताया, तो इस हिसाब से उनकी करेंसी में, जैसे कि $1 की कीमत कितनी चल रही है अभी, 74, 75। ठीक है ना, तो वो अलग अलग सेट हो जाता है।